हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा पेपर है उसमें हम कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉस्ट शीट के यहाँ पर क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की प्राइम कॉस्ट गिवन है 12,50,000, वर्क कॉस्ट है 20 लाख एंड ऑफिस ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स का 30% है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमें ऑफिस ओवरहेड तो कैलकुलेट करना ही होगा, उसके बिना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड किसका 30% है? ऑफिस ओवरहेड हमारा यहाँ पर 30% है फैक्ट्री ओवरहेड का। तो इसका मतलब हमें पहले फैक्ट्री ओवरहेड भी कैलकुलेट करना होगा। चलिए, तो यहाँ पर इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम बात करें तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट गिवन है। प्राइम कॉस्ट कितना है हमारे पास में? 12,50,000, ये हमारा प्राइम कॉस्ट है, जिसे हम इनिशियल कॉस्ट भी कहते हैं। अब प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसका अमाउंट हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमारे पास में प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने पर क्या कैलकुलेट होता है? वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट हमारे पास में है 20 लाख रुपीज, ये वर्क कॉस्ट है। और जब हम वर्क कॉस्ट में ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी हमारे ऑफिस ओवरहेड्स हैं उनको जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन ऑफिस ओवरहेड तो हमारे पास में है ही नहीं स्टूडेंट्स, तो ऑफिस ओवरहेड हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट इन दोनों के डिफरेंस से जो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट मिसिंग है क्वेश्चन में वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 20 लाख और 1250 के डिफरेंस से फैक्ट्री ओवरहेड कितना कैलकुलेट होगा? 750। तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया हमारे पास में इन दोनों के डिफरेंस से। और ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का कितना परसेंट है? ऑफिस ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड का 30% है। तो यहाँ पर 30% होगा 2,25,000। तो जब हम यहाँ पर वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अमाउंट हमारा कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना कैलकुलेट होगा? ये हो जाएगा 22,25,000। ये लीजिए, तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास में गिवन था जिसमें आपको फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अमाउंट कैलकुलेट करने थे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है ए फर्म हैज परचेज ए प्लांट टू मैन्युफैक्चर ए न्यू प्रोडक्ट, द कॉस्ट डेटा आर गिवन बिलो। आपके पास में यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास? उसकी एनुअल सेल यूनिट्स है 36,000, मटेरियल आपके पास में है 4 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 0.6 पर यूनिट, और ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग 24,000 पर एनम, एडमिनिस्ट्रेटिव 28,800 और सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स का 15% है। और सेलिंग प्राइस आपके पास में यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। और प्रॉफिट आपके पास पर यूनिट 1.5 है। सेलिंग प्राइस आपको इसमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस अमाउंट, जिसे हम कोटेड प्राइस भी कहते हैं, वो कोटेशन प्राइस सेलिंग प्राइस हमारे पास में मिसिंग है और वो हमें इसमें फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहले हम कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट हमने सीखा था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है? सबसे फर्स्ट हमारे पास में मटेरियल कॉस्ट गिवन है,
अब देखिए स्टूडेंट्स, मटेरियल कॉस्ट हमारे पास में गिवन है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमें सेल करनी है, 36,000 यूनिट्स हमारी सेल होगी, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट है 4 रुपीज पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हमारे पास में गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 0.6 पर यूनिट, ओके। फिर उसके बाद ओवरहेड्स आ जाएंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब 36,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे हैं, तो 36,000 मल्टीप्लाई 4, 1,44,000, तो हमारा प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर 36 मल्टीप्लाई 0.6, 21,600, देन टोटल हमारे पास में आ जाएगा ये 1,65,600, ये प्राइम कॉस्ट आ गई है स्टूडेंट्स। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो वर्क कॉस्ट कैलकुलेट होगा, क्या ऐड करेंगे इसमें, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना है हमारे पास, 24,000 पर एनम, तो ये कैलकुलेट हो गया वर्क कॉस्ट। फिर उसके बाद ऐड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में कौन से टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव को, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एक तो होते हैं आपके रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एक होते हैं आपके जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो अब यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारे एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। और यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, मेंशन है कि भैया ये आपके प्रोडक्शन वाले हैं या जनरल है, तो फिर हमको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास में गिवन है 28,800, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ओके। और यदि ये जनरल होते तो फिर इनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करते, कहाँ इंक्लूड करते हैं हम इनको, उस केस में फिर हम इनको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं लेते। तो अब यहाँ पर इनका टोटल कर लेते हैं, तो 165,600 प्लस 24,000, ये हो गया 189,600 वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आ गया 189,600। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यही हमारा सीओजीएस भी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको ही बोलेंगे। अब इसमें ऐड होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स का 15% स्टूडेंट्स, और सेल्स तो हमें कैलकुलेट ही करना है भाई, सेल्स का ही तो कंप्यूटेशन करना है हमें, सेल्स तो है ही नहीं हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, तो सेल्स हमें कैलकुलेट करना है और सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स का 15% है, तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1.5 रुपीज पर यूनिट, 1.5 पर यूनिट, तो 36,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 1.5, 54,000 का प्रॉफिट है, और सेल्स नहीं है हमारे पास,
ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है उसको एज्यूम करने का हमारे पास राइट होता है कि सेल्स हमारा एक्स है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा होगा 15% ऑफ एक्स, 0.15 एक्स। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया 0.15 एक्स, सेल्स को हमने एक्स मान लिया था। चलिए, तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे तो इनका टोटल सम होगा 2,18,400 प्लस 0.15 एक्स। तो सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स आपकी एक्स है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारी रेडी हुई है 2,18,400 प्लस 1.15 एक्स प्लस 54,000। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है, जो हमने सेल्स को एज्यूम किया था x, वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2,18,400 प्लस 54,000, 272,400 और 0.15x को इक्वल्स टू उधर रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.85x और इधर आएगा 272,400। तो x इक्वल्स टू 272,400 डिवाइड 0.85। तो इसमें 0.85 का डिवाइडेशन करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3,20,470। ये आ गई हमारी सेल प्राइस, मतलब सेल वैल्यू। ये सेल वैल्यू आ गई। अब आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, तो जो सेल वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स का डिवाइडेशन कर दीजिए, सेल प्राइस आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस आपके पास कैसे आएगी? 0.5859 कर लेते हैं इसको, डिवाइड 36,000, 8.90 के लिए। तो आपकी यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट हो गया 8.90। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पर हमने टोटल सेल वैल्यू एक्स एज्यूम किया था। हम चाहते तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस को भी एक्स एज्यूम कर सकते थे। तो सेलिंग प्राइस को यदि हम एक्स एज्यूम करते तो 36,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाता। तो फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस यदि एक्स एज्यूम करते तो फिर हमारे पास ये जो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होती इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर, वो डायरेक्टली हमारे पास सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाती। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमारे पास गिवन था ही, सेल यूनिट्स तो क्वेश्चन में था, सेलिंग प्राइस ही तो नहीं था। तो सेलिंग प्राइस भी हम एक्स एज्यूम कर सकते थे। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। हम पूरा टोटल सेल वैल्यू भी एक्स एज्यूम कर सकते हैं और सेलिंग प्राइस को भी एक्स एज्यूम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास में है यहाँ पर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 11,111। आपके पास में जॉब नंबर 111 का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 760 एंड 550 रेस्पेक्टिवली। ओवरहेड्स आर चार्ज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। इफ द प्रॉफिट इज इंक्लूडेड 20% ऑफ द प्राइस चार्ज टू कस्टमर। मतलब हम कस्टमर से जो प्राइस चार्ज करते हैं, तो कस्टमर से हम कौन सी प्राइस चार्ज करते हैं? सेलिंग प्राइस, कोटेड प्राइस। तो उसका 20% हमारा प्रॉफिट है। मतलब यहाँ हमारे पास जो प्रॉफिट की रेट क्वेश्चन में गिवन है वो हमारी सेलिंग प्राइस का 20% है। द कैलकुलेट द प्राइस ऑफ जॉब नंबर 111। आपको जॉब नंबर 111 की सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है। चलिए सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो थर्ड में
हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास है 760। ओके, फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर हमारे पास में गिवन है, डायरेक्ट लेबर ये हमारे पास में गिवन है 550। तो इन दोनों का टोटल सम करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट हमारे पास में आ जाएगा, फिर उसमें हम ऐड करेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स हमारे पास डायरेक्ट लेबर का 60% है, तो 550 का 60% ओवरहेड्स आ जाएगा। तो इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। कैलसी यूज करना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी छोटी मोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 550 का 0.60 330, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब टोटल कॉस्ट। और इसमें अब ऐड कर देंगे प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा लास्ट में फाइनल हमारे पास में सेलिंग प्राइस। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनका टोटल करें 1640। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पे जो प्रॉफिट की रेट गिवन है 20%, वो सेलिंग प्राइस का 20% है, जबकि क्वेश्चन में हमारे पास अभी सेलिंग प्राइस नहीं है, हमारे पास तो क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो हम इस रेट को चेंज कर ले, या तो हम इस रेट को चेंज कर ले। कैसे चेंज करेंगे इस रेट को हम? यहाँ पर समझना भाई, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस हमारे पास में नहीं है, तो अभी मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे? मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में यही कहा था कि यदि आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि वो हमारा एक्स है, ये हमारे पास राइट है, तो सेलिंग प्राइस हम एक्स एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा एक्स है, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हमारी सेलिंग प्राइस का 20% है। प्रॉफिट कितना है सेलिंग प्राइस का? 20%। तो 20% ऑफ एक्स, 0.2, 20x, 0.20x, ये लीजिए। अब सेलिंग प्राइस एक्स, कॉस्ट है 1640, प्लस प्रॉफिट है 0.20x, तो 0.20 को x की तरफ ले जाइए, रिप्लेस कर दीजिए, तो ये 0.80x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1640। तो x इक्वल्स टू 1640 डिवाइड 0.80, तो 1640 डिवाइड 0.80 2050, ये आ गया सेलिंग प्राइस। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए सेलिंग प्राइस, एक तो ये तरीका है। एक और है यहाँ पर टेक्निक, कि आप यहाँ पर आपके पास में जो रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, रेट ऑफ प्रॉफिट वो आपके पास 20% है क्वेश्चन में, और 20% किसका है? सेल्स का। जबकि आपके पास क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट मिसिंग है, कॉस्ट अमाउंट गिवन है, तो हम इस रेट को कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू कॉस्ट। तो प्रॉफिट की रेट यदि सेल्स पे गिवन है और उसे हम कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं? रेट डिवाइड 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई 100, तो 20 डिवाइड 80 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 25% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर प्रॉफिट की रेट सेल्स का 20% है, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे पास कॉस्ट है 1640, उसका 25%, 25% हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, 1640 का 25% प्रॉफिट,
कितना हो जाएगा 1640 का 25%, 1640 का 25% 410, और जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी 2050। तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं जिसमें आपका टाइम बचे, सेव हो, उसके लिए आप कोई सा भी मेथड यूज में ले सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप एक्स मान के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं और आप प्रॉफिट की रेट कन्वर्ट करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके डन, यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं कॉस्ट शीट के। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है? The cost structure of an article, the selling price of which is 60,000 is as follow। हमारे पास में एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस गिवन है 60,000। डायरेक्ट मटेरियल हमारा 50% है, डायरेक्ट लेबर 20 एंड ओवरहेड 30% है। An increase of 15% in the cost of material and 25% in the cost of labor is anticipated, assume no change in overhead। मतलब ये कह रहा है कि इस आर्टिकल का जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है उनकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ओवरहेड में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। दिस इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, और ये जो कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है उसका प्रेजेंट सेलिंग प्राइस से रिलेशन है, वुड कॉज ए, अब कॉज क्या दे रखा है 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल। अब ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स इस लाइन को। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो रहा है जिसमें मटेरियल कॉस्ट में 15% और लेबर में 25%, वो आपकी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है। और जो 25% जो आपका प्रेजेंट प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपका यहाँ पर जो प्रेजेंट प्रॉफिट है पर आर्टिकल उसमें भी 25% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, मतलब डिक्रीज होगा। तो अब प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल, फाइंड द रिवाइज सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स एज बिफोर। आपको यहाँ पर आर्टिकल का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और सेकंड पॉइंट में आपको रिवाइज सेलिंग प्राइस, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट में उसके बेसिस पे आपको रिवाइज सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, लेकिन आपका प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे वही सेम रहेगा जो इंक्रीमेंट से पहले था, ये ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स इस फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी स्टूडेंट, हाँ देखिए अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का प्रपोर्शन 50% है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल हमारी कॉस्ट का 50% है, सेल्स का 50 नहीं है, कॉस्ट का। ठीक है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर 20% है, और ओवरहेड जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा वो 30% है। अब जो इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो इंक्रीमेंट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद क्या चेंजेस होगा वो भी देख लेते हैं। आफ्टर इंक्रीमेंट आपका डायरेक्ट कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है 15%, तो डायरेक्ट मटेरियल आपका 50% था, उसमें 15% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 15% इसको इंक्रीज कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15% आप इंक्रीज करोगे तो 50% में 15%, 15% का इंक्रीमेंट 7.5। तो ये इंक्रीमेंट के बाद डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा 57.5। भाई 15% का इसमें इंक्रीमेंट करना है तो पहले 50% था डायरेक्ट मटेरियल, अब वो 50 का 15% होता है 7.5%, 7.5% से और बढ़ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल।
डायरेक्ट लेबर में इंक्रीमेंट करना है 25%, तो डायरेक्ट लेबर पहले था 20, इसमें 25% का इंक्रीमेंट करोगे तो ये हो जाएगा 25%। और ओवरहेड में कोई चेंजेस होगा नहीं, तो ओवरहेड आपका वही सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट की हम बात करें तो प्रेजेंट में हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो है 100%, और इंक्रीमेंट के बाद जो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी वो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी इंक्रीमेंट के बाद? इंक्रीमेंट के बाद टोटल कॉस्ट होगी आपकी 112.5। तो ये जो हमारी टोटल कॉस्ट है, इंक्रीमेंट से पहले तो हमारी टोटल कॉस्ट 2 है, और इंक्रीमेंट के बाद हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 112.5। अब हम आते हैं उसी लाइन पे जो मैंने अभी आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट लाइन है, वो जिसमें ये क्या कहना चाहता है, जिसमें ये कहना चाहता है स्टूडेंट्स कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है कॉस्ट में वो आपकी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है, और इसमें एक कॉस्ट दे रखा है कि यहाँ पर 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल। मतलब जो प्रेजेंट प्रॉफिट है उसमें 25% प्रॉफिट हमारा रिड्यूस होगा, है ना। तो जितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है ओवरऑल, ओवरऑल जितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीमेंट हो रहा है? ओवरऑल इंक्रीमेंट हो रहा है, चेक कर लेते हैं, 12.5%। तो ओवरऑल जो 12.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बेसिस पे हमारा प्रॉफिट 25% रिड्यूस होगा। तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस तो होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना परसेंट है वो भी तो कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज ही नहीं है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं है ना। और हमारे पास टोटल कॉस्ट भी नहीं है, बस कॉस्ट का परसेंटेज है, लेकिन कॉस्ट का अमाउंट भी नहीं है। कॉस्ट अमाउंट यदि होता तो हम सेल्स, जो सेल वैल्यू है 60,000 और जो टोटल कॉस्ट आती उन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते। लेकिन हमारे पास ना तो कॉस्ट का टोटल अमाउंट है, बस परसेंटेज है, और प्रॉफिट की रेट भी नहीं है। तो अब हमें प्रॉफिट की रेट फाइंड आउट करनी होगी इसी क्लोज के बेसिस पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये कह रहा है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पर कॉस्ट में कितना परसेंट चेंज हुआ? ओवरऑल हमारी कॉस्ट में चेंज हुआ 12.5%। भाई हमारी कॉस्ट 12.5% से क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और उसके बेसिस पे हमारा प्रॉफिट कितना रिड्यूस होगा? 25%। तो अब यहाँ पर कॉस्ट तो इंक्रीज हुई 12.5 और प्रॉफिट रिड्यूस हुआ 25%। तो इन दोनों के रिलेशन के बेसिस पे हम प्रॉफिट की रेट फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट पे। तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12.5 डिवाइड 25.5, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये होगा स्टूडेंट्स 50%। परसेंटेज में लेना है ना प्रॉफिट की रेट, रेट फाइंड आउट करनी है 50%। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस का 50% है, जबकि हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं है। कॉस्ट का परसेंटेज तो है लेकिन कॉस्ट अमाउंट नहीं है। तो अब इस रेट को हम चेंज करेंगे कॉस्ट से सेल्स में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कन्वर्ट इनटू सेल्स। तो अब इसका कन्वर्जन करेंगे, तो कन्वर्जन के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? रेट। यदि हम प्रॉफिट की रेट को कॉस्ट से सेल्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा रेट डिवाइड 100 प्लस रेट। तो रेट डिवाइड 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास में यहाँ पे प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट हो जाएगी सेल्स पे 33.33%, जिसको हम 1/3 भी कह सकते हैं।
33.33 का मतलब 1/3। तो इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट है प्रेजेंट में, प्रेजेंट प्रॉफिट वो सेल्स का 1/3 है। तो सेल्स का 1/3 मतलब 20,000 है। तो प्रेजेंट प्रॉफिट हमें मालूम चल गया है, तो टोटल कॉस्ट भी पता चल जाएगा। सेल्स माइनस प्रॉफिट, तो टोटल कॉस्ट हो गई 40,000। ये लीजिए। अब कॉस्ट का परसेंटेज हमारे पास में गिवन है, तो उसको अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर देते हैं। तो प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट और आफ्टर इंक्रीमेंट, तो सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का परसेंटेज कितना था प्रेजेंट में? 50%। तो टोटल कॉस्ट है 40,000 का 50%, 40,000 का 50% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 20,000। फिर डायरेक्ट लेबर 20%, 40 का 20%, 8,000। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। ये क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 28,000। अब उसमें ऐड करेंगे ओवरहेड्स। ओवरहेड का परसेंटेज कितना था? 30। तो 40 का 30 12,000। तो ये आ गया हमारे पास में टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स 40,000। और इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट 20,000। तो ये प्रेजेंट आपके पास कॉस्ट शीट रेडी हो गई है। प्रेजेंट कॉस्ट शीट में हमने इन सबको सेपरेट कर दिया है अलग अलग। तो टोटल हमारी जो सेल है 60,000, कॉस्ट है 40। तो 40 में डायरेक्ट मटेरियल 20, डायरेक्ट लेबर 8, प्राइम कॉस्ट 28, ओवरहेड 12,000। ये टोटल कॉस्ट हो गई 40, प्रॉफिट 20, तो ये 60,000 आ गया। अब आफ्टर इंक्रीमेंट की बात करें, तो आफ्टर इंक्रीमेंट के अंदर हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितना हो गया था? इंक्रीज होके 57.5। तो 57.5 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां पर आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट की कॉस्ट फाइंड आउट कर ले। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर आफ्टर इंक्रीमेंट की कॉस्ट फाइंड आउट करें, तो इसमें लिखा हुआ है, मेंशन है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट की रेट सेम रहेगी। तो प्रॉफिट की रेट सेम रहेगी यहां पर, तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी, यहाँ कैलकुलेशन मेंशन कर देता हूं मैं, 57.5 आफ्टर इंक्रीमेंट डायरेक्ट मटेरियल 57.5 ऑफ 40,000। तो 40,000 का 57.5 कितना होगा? 40,000 का 57.5 23,000। ये तो आ गया हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल। फिर डायरेक्ट लेबर इंक्रीमेंट के बाद हो गया था 25%। तो 40,000 का 25% 10,000। तो प्राइम कॉस्ट आपकी आ जाएगी यहाँ पे 33,000। ओवरहेड में कोई चेंजेस हुआ नहीं, ओवरहेड सेम रहेगा 12,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया 45,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 45,000। अब प्रॉफिट की रेट सेम है, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर कॉस्ट पे था 50% और सेल्स पे हमने कन्वर्ट किया था, तो वो आया था 33.33 मतलब 1/3। तो यहाँ पर कॉस्ट 45,000। तो प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंट है? सेम रहेगा प्रॉफिट रेट।
प्रॉफिट रेट सेम रहेगा तो 45,000 का 50% ये हो जाएगा 22,500। तो सेल्स आएगी आपकी 67,500। ये लीजिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट से पहले का जो यहाँ पर कॉस्ट शीट है आपकी प्रेजेंट, वो आपके सामने है, और इंक्रीमेंट के बाद वाली जो कॉस्ट शीट है वो भी अब आपके सामने है। तो यहाँ पर आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ओनली किस में हो रहा था? मटेरियल और लेबर में। ओवरहेड में कोई चेंजेस नहीं करना था। प्रॉफिट की रेट वही सेम रहेगी जो प्रेजेंट में थी, जो कॉस्ट का है 50% मतलब हाफ, और सेल्स में हमने कन्वर्ट किया तो आया था 1/3 ऑफ सेल्स, 33.33% ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर अच्छा एक क्वेश्चन था ये। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इस अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है यहाँ पर। तो इसके अंदर ये जो क्लोज बना रखा था यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमें प्रॉफिट की रेट कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कॉस्ट अमाउंट भी गिवन नहीं था और प्रॉफिट की रेट भी गिवन नहीं थी। तो पहले हमें प्रॉफिट की रेट फाइंड आउट करनी है इस क्लोज के बेसिस पे, और उस प्रॉफिट की रेट के बिहाफ पे हमें टोटल कॉस्ट और फिर टोटल कॉस्ट का हमें सेपरेशन करना है अलग अलग, कि टोटल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट लेबर कितना है, टोटल कॉस्ट में हमारा ओवरहेड कितना है, वो हमें सेपरेशन करना था। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ओके, तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ध्यान रखना है। ओके, तो अभी हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। ये तो अभी शुरुआत है, अभी कॉस्ट शीट में और भी क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं।